हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हमारी राजस्थान जीके की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की क्लास बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले हमारी मांगली नदी पर चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारी मांगली नदी है ना, वह उसका उद्गम कहाँ है, उसे किस नाम से जाना जाता है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ इसके प्रवाह क्षेत्र को भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारी मांगली नदी है ना, तो इस नदी का उद्गम बिजोलिया पठार से होता है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा यही हो गया कि जो हमारी मांगली नदी है ना, तो मांगली नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो मांगली नदी का उद्गम बिजोलिया पठार से होता है। तो मांगली नदी का उद्गम कहाँ से हो गया, तो मांगली नदी का उद्गम बिजोलिया पठार से हो गया। तथा यह नदी जो हमारी है मांगली नदी है, तो यह क्या है, यह बाइंसा खेड़ा बूंदी में मेज नदी में मिल जाती है। तो जो हमारी मांगली नदी है, तो मांगली नदी कौन सी नदी में जाकर मिल जाती है, तो यह हमारी मेज नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर, बाइंसा खेड़ा, जो कि कहाँ पर है, जो कि हमारा बूंदी के अंदर स्थित है। फिर क्या है, फिर है इस नदी के द्वारा बूंदी जिले में भीमलत जलप्रपात का निर्माण किया जाता है। यानी जो मांगली नदी है, तो मांगली नदी है ना, तो मांगली नदी द्वारा क्या हो गया, जो बूंदी जिले है ना, तो बूंदी जिले के अंदर जो भीमलत जलप्रपात है ना, तो भीमलत जलप्रपात का निर्माण किया जाता है। यानी इस नदी के द्वारा बूंदी जिले में भीमलत जो जलप्रपात है ना, उसका निर्माण किया जाता है। फिर जो इसका प्रवाह क्षेत्र है, यानी जो हमारी मांगली नदी है, तो मांगली नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा हो गया, तो मांगली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना, वह सबसे पहला तो हो जाता है भीलवाड़ा और उसके बाद हो जाता है बूंदी। यानी जो मांगली नदी है ना, वह हमारी भीलवाड़ा और बूंदी के अंदर आती है। यानी इसके अंदर इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो मांगली नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा हो गया, तो मांगली नदी का प्रवाह क्षेत्र हो गया भीलवाड़ा और उसके बाद हो जाता है इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया बूंदी। तो जो मांगली नदी है, तो सबसे पहले तो एक बार थोड़ी सी हम मांगली नदी पर थोड़ी सी चर्चा और ले लेते हैं ताकि हमारे यह काम में आ सके। तो मांगली नदी होगी, तो मांगली नदी का जो उद्गम है वह कहाँ से हो गया, तो मांगली नदी का जो उद्गम है ना, वह बिजोलिया पठार से होता है। यानी जो मांगली नदी है, तो मांगली नदी का उद्गम बिजोलिया पठार से होता है। तथा जो यह नदी है ना, यह नदी बाइंसखेड़ा, यानी यह नदी है जो क्या है, यह बाइंसखेड़ा बूंदी में मेज नदी में मिल जाती है। यानी कि जो हमारी मांगली नदी है ना, तो मांगली नदी बाइंसखेड़ा के अंदर बूंदी में मेज नदी में मिल जाती है। फिर क्या है, इस नदी के द्वारा बूंदी जिले में भीमलत जलप्रपात का निर्माण किया जाता है। यानी जो हमारी मांगली नदी है, तो मांगली नदी के द्वारा बूंदी जिले के अंदर जो भीमलत जलप्रपात है ना, उसका निर्माण किया जाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है इसका प्रवाह क्षेत्र। यानी जो हमारी मांगली नदी है, तो उसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा, तो उसका भी हमको पता होना चाहिए। तो इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाता है, सबसे पहला तो भीलवाड़ा हो जाता है, उसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र बूंदी हो जाता है। यानी जो हमारी मांगली नदी है ना, तो मांगली नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा हो गया, तो मांगली नदी का प्रवाह क्षेत्र हमारा भीलवाड़ा और उसके बाद बूंदी हो जाता है। फिर हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारी बनास नदी है और जो बनास की सहायक नदियाँ हैं ना, तो उन पर अब हम चर्चा करने वाले। तो सबसे पहला तो हमारा हम बनास नदी पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जितने भी बनास नदी है ना हमारी, उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं ना, यानी जितनी भी बनास की सहायक नदियां हैं ना, तो उन सभी पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं हमारी बनास नदी पर। तो जो हमारी बनास नदी है, इसका उपनाम क्या है, तो बनास नदी का उपनाम क्या हो जाता है, वर्णासा या फिर वनकियासा या फिर विशिष्टि या फिर हो जाता है विशिष्टि। तो जो हमारी बनास नदी है, तो बनास नदी के उपनाम कौन कौन सी हो गई, तो सबसे पहला जो नाम है ना, वह इसका है वर्णासा। पहला क्या हो गया, वर्णासा। दूसरा वो क्या हो गया, दूसरा हमारा हो जाता है वन की आशा। दूसरा हमारा क्या हो गया, दूसरा हमारा हो गया वन की आशा। तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा विशिष्टि। तो तीसरा हमारा क्या हो गया, तो तीसरी हमारा इसका नाम हो जाता है विशिष्टि। तो ये बनास नदी की उपनाम है। इससे आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अंदर कौन कौन से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं कि जो वर्णासा है, जो यह वर्णासा है, तो वर्णासा किस नदी का उपनाम है,
तो क्या हो जाएगा, तो यह हो जाता है हमारा बनास नदी का उपनाम। फिर आ जाता है वन की आशा किस नदी को कहा जाता है, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। तो वन की नदी किस नदी को कहा जाता है, तो उसका भी क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा बनास। उसके बाद अगला है हमारा विशिष्टि या फिर विशिष्टि। तो अगर पूछ लिया जाए कि विशिष्टि किस नदी का उपनाम है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बनास नदी। तो आपको जो इसके जो हमारी बनास नदी है ना, तो आपको बनास नदी के जितने भी उपनाम है ना, वे सभी के सभी आपको पता होना चाहिए। तो पहला तो हमारा हो जाता है वर्णासा, दूसरा हमारा हो गया वन की आशा, तो थर्ड है हमारा वह हो गया हमारा विशिष्टि। तो ये सभी के सभी ना आपको अच्छी तरह से और क्लियर तरीके से याद होने चाहिए। फिर है जो हमारी बनास नदी है, तो बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो यह भी हमको पता होना चाहिए, यह इम्पोर्टेंट है। जो बनास नदी है ना वह क्या है, जो हमारी खमनोर की पहाड़ियाँ हैं ना, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद के अंदर इसका उद्गम स्थल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया कि जो हमारी खमनोर है ना, यानी कि जो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं वह कहाँ पर है, तो खमनोर की पहाड़ियाँ हमारी राजसमंद के अंदर है। खमनोर की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद के अंदर स्थित है। या फिर आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो खमनोर है ना, तो जो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, तो खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो खमनोर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो यह हो जाता है बनास नदी। यानी यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो खमनोर की पहाड़ी है ना, उससे बनास नदी निकलती है। या फिर आपसे पर्टिकुलर पूछा जा सकता है बनास जो नदी है ना, तो बनास नदी का उद्गम स्थल कौन से जिले से है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा राजसमंद। यानी बनास नदी राजसमंद जिले से निकलती है। और आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो बनास नदी है वह राजसमंद के कौन से एरिया से निकलती है, यानी राजसमंद के किस क्षेत्र से निकलती है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा खमनोर की पहाड़ियाँ। तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर है जो बनास नदी है, तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो हमारी बनास नदी है ना, तो बनास नदी के बहाव क्षेत्र है ना, बहाव क्षेत्र इसका कहाँ कहाँ पर है, तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। तो जो बनास नदी है ना, अगर हम बनास नदी के बहाव क्षेत्र पर चर्चा करें, तो सबसे पहले तो यह आ जाती है राजसमंद के अंदर। सबसे पहले इसका बहाव क्षेत्र क्या हो गया, सबसे पहला इसका बहाव क्षेत्र हो जाता है राजसमंद। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद आ गया चित्तौड़गढ़। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया भीलवाड़ा। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया शाहपुरा। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया केकड़ी। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया टोंक। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया रामेश्वरम। उसके बाद क्या आ गया, रामेश्वरम कहाँ, सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं कि जो हमारी बनास नदी है तो वह कहाँ कहाँ से इसका भाव क्षेत्र है। तो सबसे पहला तो हो गया राजसमंद, फिर है चित्तौड़गढ़, फिर है भीलवाड़ा, फिर है शाहपुरा, फिर है केकड़ी, फिर है टोंक, फिर है सवाई माधोपुर का रामेश्वर। तो ये सभी के सभी जो है ना, ये सभी के सभी भाव क्षेत्र बनास नदी के हैं। तो अगला एग्जामिनर है ना, वह आपसे इस प्रकार प्रश्न पूछेगा कि जो बनास नदी है, बनास नदी निम्न में से किस जिले से गुजरती है, किस जिले से गुजरती है, और आपको वह ऑप्शन दे देगा। तो जो हमारे ज़िले हैं ना, आपको उन्हीं ज़िलों पर टिक करना है जहाँ से यह निकलती हैं। तो कौन कौन सा है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और रामेश्वर। फिर है राजस्थान में पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास नदी। तो राजस्थान के अंदर क्या है, राजस्थान में जो पूर्ण बहाव है ना, तो पूर्ण बहाव की जो दृष्टि से जो सबसे लंबी नदी है तो वह कौन सी है, तो वह हमारी हो जाती है बनास नदी। यानी राजस्थान के अंदर पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो
राजस्थान के अंदर पूर्ण बहाव की दृष्टि से जो सबसे लंबी नदी है ना, वह हमारी है बनास नदी है। अगर हम जो हमारी बनास नदी है, अगर हम इसकी कुल लंबाई पर चर्चा करें, यानी कि जो राजस्थान की जो हमारी बनास नदी है, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर है। यानी जो हमारी बनास नदी है, तो जो बनास नदी है, तो बनास नदी की जो कुल लंबाई है वह कितनी है, बनास नदी की कुल लंबाई है 480 किलोमीटर है। तो बनास नदी की कुल लंबाई कितनी होगी, 480 किलोमीटर हो जाती है। तो जो हमारी बनास नदी है, तो उससे कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए, तो बनास नदी की सबसे पहले तो हमारा यही टॉपिक हो गया कि बनास नदी के उपनाम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला इसका उपनाम क्या हो जाता है, सबसे पहला तो हो गया वर्णासा, उसके बाद है अगला हमारा वनगियासा, उसके बाद है हमारा अगला विशिष्टी। तो ये हमारे बनास नदी के उपनाम हो गए। और जो बनास नदी है, तो जो बनास नदी है, तो बनास नदी का उद्गम कहाँ से है, तो बनास नदी का जो उद्गम है ना, वह खमनोर की पहाड़ियों से है। और तो खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद के अंदर स्थित है। अगर हम इसके बहाव क्षेत्र की बात करें, यानी जो बनास नदी का बहाव क्षेत्र है वह कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहला तो इसका जो बहाव क्षेत्र है ना, वह हो जाता है इसका राजसमंद। पहला कौन सा हो गया, पहला राजसमंद, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा भीलवाड़ा, चौथा शाहपुरा, पांचवा केकड़ी, छठा टोंक, सातवां रामेश्वरम। जो कहाँ है रामेश्वरम, रामेश्वर हमारा सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो रामेश्वरम है, तो रामेश्वरम कहाँ स्थित है, तो रामेश्वरम सवाई माधोपुर में स्थित है। फिर है कि जो राजस्थान है ना, तो राजस्थान के अंदर यह पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। यानी जो हमारी बनास नदी है ना, तो राजस्थान के अंदर यह पूर्ण बहाव की सबसे लंबी नदी है। यानी जो उसका पूरा बहाव है उसके अंदर सबसे लंबी नदी हमारी बनास नदी है। फिर अगर हम इसकी कुल लंबाई पर बात करें, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है हमारी बनास नदी की, तो हमारी बनास नदी की कुल लंबाई है 480 किलोमीटर है। तो बनास नदी की कुल लंबाई कितनी होगी, तो बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर हो जाती है। फिर जो हमारी बनास नदी है ना, तो यहाँ पर बहुत सी परियोजनाएं भी चल रही हैं। कौन कौन सी परियोजना है उनका भी हमको पता होना चाहिए। तो जो हमारी बनास नदी उनके संदर्भ में कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, सबसे पहला तो हो जाता है नद संबंध परियोजना, जो कि राजसमंद के अंदर चल रही है। जो सबसे पहली कौन सी परियोजना होगी, सबसे पहली होगी नंद संबंध परियोजना, जो कि कहाँ है, जो कि राजसमंद के अंदर चल रहे हैं। उसके बाद अगली हमारी बिसलपुर परियोजना, दूसरी कौन सी होगी, दूसरी हमारी है बिसलपुर योजना, जो कहाँ है, जो देवली टोंक इसरदा परियोजना, जो कहाँ है, वह है सवाई माधोपुर के अंदर। तो यहाँ पर ये बहुत सी परियोजनाएं चल रही है। कौन कौन सी हो गई, तो सबसे पहली जो परियोजना वह तो हो जाती है नंद संबंध परियोजना राजसमंद के अंदर, दूसरी है बिसलपुर परियोजना जो कि देवली टोंक के अंदर है, और तीसरी है इसरदा परियोजना जो कि सवाई माधोपुर के अंदर चल रही है। तो यहाँ पर कौन कौन सी परियोजना होगी, तो सबसे पहले तो हमारी यही होगी नंद संबंध परियोजना जो कि राजसमंद के अंदर है, बिसलपुर परियोजना जो कि देवली टोंक के अंदर है, फिर कौन सी आ जाती है, फिर इसरदा परियोजना जो कि हमारी सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। आगे क्या है, आगे है नोट। तो नोट क्या हो गया, नोट है जो बिसलपुर बांध है ना, तो इस बांध का फैलाव टोडा रायसिंह तहसील केकड़ी तथा देवली तहसील के मध्य है। यानी जो बिसलपुर बांध है, तो बिसलपुर बांध क्या हो गया, तो इस बांध का जो फैलाव है ना, वह क्या है, टोडा रायसिंह तहसील। यानी जो बिसलपुर बांध है, तो बिसलपुर बांध का फैलाव क्या हो गया, बिसलपुर बांध का फैलाव टोडा रायसिंह तहसील केकड़ी
तथा देवली तहसील के मध्य है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारी सहायक नदी है ना, उन पर अब हम चर्चा करते हैं। जो हमारी बनास नदी है और जो बनास की सहायक नदी है ना, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो हमारी बनास नदी है, यानी वर्ण की आशा, वर्णाशा, वशिष्टि, ये सभी के सभी उपनाम किसके हैं? ये सभी के सभी हमारी बनास नदी के उपनाम है। तो इसकी सहायक नदी पर अगर हम चर्चा करें ना, तो सबसे पहले जो इसकी हमारी सहायक नदी है ना, वह हमारी है कुठारी नदी। तो सबसे पहले हमारी सहायक नदी कौन सी होगी? तो सबसे पहले जो हमारी सहायक नदी है ना, वह हमारी है कुठारी नदी। तो कुठारी नदी पर पूर्ण चर्चा हम कर लेते हैं। तो जो कुठारी नदी है, तो कुठारी नदी का जो उद्गम है वह कहाँ से है? तो कुठारी नदी का उद्गम कहाँ से है? तो कुठारी नदियों का उद्गम है ना, वह दिवेर की पहाड़ियों से है। तो कुठारी नदी का उद्गम कहाँ से है? दिवेर की पहाड़ियों से है, जो फिर कहाँ है? जो कि राजसमंद के अंदर स्थित है। यानी जो कुठारी नदी है, तो कुठारी नदी का उद्गम कहाँ से है? तो कुठारी नदी का जो उद्गम है ना, वह हो जाता है दिवेर की पहाड़ी से। कुठारी का उद्गम कौन सा हो गया? तो कुठारी का उद्गम हो गया दिवेर की पहाड़ियों से, जो कि कहाँ है? जो कि हमारी राजसमंद के अंदर स्थित है। तो कुठारी नदी का उद्गम कहाँ से हो गया? तो कुठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियों से है। कहाँ से है? दिवेर की पहाड़ियों से है, जो कि कहाँ पर स्थित है? जो कि हमारी राजसमंद के अंदर स्थित है। फिर जो हमारी कुठारी नदी है, अगर हम उसके बहाव क्षेत्र पर चर्चा करें, यानी जो कुठारी नदी का जो बहाव क्षेत्र है वह कहाँ कहाँ पर है, तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। तो जो हमारी कुठारी नदी है ना, तो उसका बहाव क्षेत्र सबसे पहले तो हो जाता है राजसमंद। तो जो बहाव है सबसे पहला कौन सा हो गया? सबसे पहला तो हो गया राजसमंद। कौन सा हो गया? राजसमंद। बहाव क्षेत्र के अंदर सबसे पहला क्या गया? राजसमंद। और यह नदी हमारी राजसमंद से ही निकलती है। उसके बाद है हमारा भीलवाड़ा। क्या हो गया? उसके बाद हो गया भीलवाड़ा, और फिर हो जाता है शाहपुरा। फिर क्या हो जाता है? शाहपुरा। तो भाव क्षेत्र पर अगर हम चर्चा करें, तो इसका भाव क्षेत्र कौन कौन सा है? तो इसका भाव क्षेत्र है ना, तो सबसे पहला भाव क्षेत्र कौन सा हो गया इसका? तो सबसे पहला इसका जो भाव क्षेत्र है ना, वह क्या हो गया? राजसमंद। क्या हो गया? राजसमंद। उसके बाद आ जाता है भीलवाड़ा। क्या आ गया? भीलवाड़ा। उसके बाद आ गया शाहपुरा। आगे क्या आ गया? आगे आ गया शाहपुरा। यानी जो हमारी कुठारी नदी है ना, तो उसका भाव क्षेत्र पर हम चर्चा करें ना, तो सबसे पहले हमारा राजसमंद, फिर है हमारा भीलवाड़ा, और फिर है हमारा शाहपुरा। फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? यह नदी नंदराय यानी कोठरी तहसील शाहपुरा में बनास में मिल जाती है। यानी क्या है? जो हमारी कुठारी नदी है ना, तो क्या है? यह नदी हमारी नंदराय, यानी यह नदी है ना जो हमारी कुठारी नदी है, तो कुठारी नदी नंदराय यानी कोठरी तहसील। नंदराय कहाँ पर है? नंदराय कोठरी तहसील के अंदर स्थित है, जो कि शाहपुरा में है। जो पर कहाँ पर है? जो कि शाहपुरा के अंदर स्थित है, वहाँ पर यह बनास में मिल जाती है। तो जो कुठारी नदी है, तो कुठारी नदी का उद्गम कौन सा हो गया? कुठारी नदी का उद्गम हो जाता है हमारी दिवेर की पहाड़ियाँ। कहाँ पर हो गया? दिवेर की पहाड़ियाँ, जो कहाँ है? जो कि हमारी राजसमंद के अंदर स्थित है। अगर हम जो कुठारी नदी है ना, तो कुठारी नदी का भाव क्षेत्र कौन कौन सा हो गया? भाव क्षेत्र हो जाता है इसका, एक तो राजसमंद हो गया, उसके बाद हो गया भीलवाड़ा हो गया, और शाहपुरा हो गया। ये इसके भाव क्षेत्र हैं। फिर जो यह नदी है ना, तो यह नदी बनास नदी में कहाँ पर मिलती है? तो जो हमारी कुठारी नदी है ना, तो कुठारी नदी नंदराय गांव, कहाँ? नंदराय गांव, जो कहाँ है? जो कोठरी तहसील के अंदर है। कहाँ पर है? जो कि कोठरी तहसील के अंदर है। और कहाँ पर है? शाहपुरा के अंदर स्थित है, जो कि जहाँ पर यह बनास नदी में मिल जाती है। तो जहाँ पर किस में मिल जाती है? तो यहाँ पर जाकर यह बनास नदी के अंदर मिल जाती है। फिर क्या है? इस नदी के किनारे बागोर सभ्यता का विकसित हुई है। यानी जो हमारी कुठारी नदी है ना, तो कुठारी नदी के किनारे पर, कुठारी नदी के किनारे पर
जो बागोर सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता यानी भीलवाड़ा। बागोर सभ्यता कौन सी होगी? जो भीलवाड़ा सभ्यता है ना, वह यहीं पर विकसित हुई है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो भीलवाड़ा सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? जो भीलवाड़ा सभ्यता है वह कहाँ पर विकसित हुई है? तो भीलवाड़ा सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है। तो जो हमारी कोठारी नदी है, तो कोठारी नदियाँ का जो बहाव क्षेत्र कौन कौन सा हो गया? तो इसका बहाव क्षेत्र कौन कौन सा है कोठारी नदी का? कोठारी नदी का जो बहाव क्षेत्र है हमारा राजसमंद, भीलवाड़ा और शाहपुरा है। इसके बाद यह नदी कहाँ पर बनास में मिलती है? तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। तो यह नदी है ना, जो नंदराय के अंदर, नंदराय जो कि कोटरी तहसील के अंतर्गत आता है, वहाँ पर शाहपुरा के अंदर यह बनास में मिल जाती है। फिर क्या है, जो हमारी कोठारी नदी है ना, तो कोठारी नदी के किनारे जो बागोर सभ्यता है ना, बागोर सभ्यता का विकास हुआ है, जिसे किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? जिसे भीलवाड़ा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो भीलवाड़ा सभ्यता है ना, वह कहाँ पर हुई थी, यानी कहाँ पर विकसित हुई? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोठरी नदी के किनारे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ मध्य पाषाण काल के पशु पालन के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। यानी कि जो हमारी कोठारी नदी है ना, तो जो हमारी कोठारी नदी है ना, तो कोठारी नदी के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मध्य पाषाण काल था ना, यानी जो समय था ना मध्य पाषाण काल का, यानी मध्य पाषाण काल का जो समय था ना, तो मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्राचीनतम जो अवशेष है ना, वह यहाँ पर मिले हैं। यानी यहाँ पर मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष यहीं पर मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? कोठारी नदी के किनारे। फिर अगला क्या है? अगला है हमारा यहाँ मेजा बांध, यानी कोठारी नदी भीलवाड़ा पर बना हुआ है। जो मेजा बांध है वह कहाँ पर है? तो मेजा बांध हमारा कोठारी नदी पर बना हुआ है। कोठारी नदी पर कहाँ पर? भीलवाड़ा पर बना हुआ है, तथा इसके नज़दीक ग्रीन माउंट पार्क स्थित है। तथा जो मेजा बांध नदी है ना, तो मेजा बांध नदी जो कि कोठारी नदी है ना, भीलवाड़ा पर बना हुआ है। मेजा बांध कहाँ है? तो मेजा बांध हमारा भीलवाड़ा नदी पर बना हुआ है, तथा इसके नज़दीक क्या है? तो इसके नज़दीक ग्रीन माउंट पार्क स्थित है। तो कोठारी नदी के नज़दीक क्या बना हुआ है? तो कोठारी नदी के नज़दीक ग्रीन माउंट पार्क स्थित है। फिर जो हमारी कोठारी नदी है, अगर हम अपनी कोठारी नदी के प्रवाह क्षेत्र की बात करें, तो इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है? तो इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाता है, एक तो हो गया हमारा राजसमंद, उसके बाद हमारा भीलवाड़ा, उसके बाद हमारा शाहपुरा। यानी जो कोठारी नदी है ना, तो कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा हो गया? राजसमंद, भीलवाड़ा और शाहपुरा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र राजसमंद, भीलवाड़ा और शाहपुरा है। फिर जो कोठारी नदी के संबंध में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो उन पर भी अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारा यही क्वेश्चन हो गया कि कोठारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कोठारी नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? तो कोठारी नदी का उद्गम स्थल हो गया हमारा, सबसे पहला तो हो जाता है दिवेर की पहाड़ियाँ। यानी जो हमारी कोठारी नदी है ना, यह दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है, जो कहाँ पर है? जो हमारी राजसमंद के अंदर स्थित है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा यही हो जाता है कि कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ी राजसमंद के अंदर स्थित है। उसके बाद क्या है? उसके अगर हम अपनी कोठारी नदी के बहाव क्षेत्र पर चर्चा करें, तो इसका जो बहाव क्षेत्र है ना, जो है ना कोठारी नदी का, तो यह हमारा एक तो हो जाता है राजसमंद, फिर हमारा हो जाता है भीलवाड़ा, और उसके बाद हमारा हो जाता है शाहपुरा। यानी राजसमंद, भीलवाड़ा और शाहपुरा के अंदर इसका बहाव क्षेत्र है। तो इसका बहाव क्षेत्र कहाँ हो गया?
तो इसका बहाव क्षेत्र राजसमंद, भीलवाड़ा और शाहपुरा में है। फिर जो हमारी कुठारी नदी है, तो कुठारी नदी किस स्थान पर बनास नदी के अंदर मिलती है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। जो हमारी कुठारी नदी है ना, तो यह नदी नंदराई यानी जो कि कुठारी तहसील के अंदर स्थित है और उसका जिला राजापुरा है में बनास नदी में मिल जाती है। तो जो हमारी कुठारी नदी है ना, तो यह कुठारी नदी नंदराई कोटरी तहसील शाहपुरा के अंदर बनास में मिल जाती है। फिर क्या है, इस नदी के किनारे भागोर की सभ्यता भीलवाड़ा विकसित हुई है। यानी जो हमारी कुठारी नदी है ना, तो कुठारी नदी के किनारे जो भागोर की सभ्यता है ना, भीलवाड़ा, वह विकसित हुई है। फिर क्या है, यहाँ मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर क्या मिले हैं, तो यहाँ पर जो मध्य पाषाण काल का समय था ना, तो मध्य पाषाण काल के पशुपालन के यहाँ पर जो प्राचीनतम अवशेष है ना, वह यहाँ पर मिले हैं। यानी यहाँ मध्य पाषाण काल के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। फिर क्या है, फिर जो मेजा बांध है ना, तो मेजा बांध कहाँ पर है, मेजा बांध हमारा कुठारी नदी भीलवाड़ा में है। तो मेजा बांध कहाँ पर है, तो मेजा बांध कुठारी नदी पर स्थित है, जो कि भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। वहाँ पर यह मेजा बांध बना हुआ है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मेजा बांध कहाँ है, तो मेजा बांध हमारा भीलवाड़ा के अंदर है तथा इसके नज़दीक ग्रीन माउंट पार्क स्थित है। तथा इसके पास में क्या है, तो इसके पास में ग्रीन माउंट पार्क स्थित है। तो इसके पास क्या है, तो इसके पास हमारा ग्रीन माउंट पार्क भी स्थित है। फिर जो हमारी कुठारी नदी है ना, तो हम अगर अपनी कुठारी नदी के प्रवाह क्षेत्र की चर्चा करें, तो इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र सबसे पहला तो हो जाता है राजसमंद, उसके बाद हो जाता है भीलवाड़ा, उसके बाद हो जाता है शाहपुरा। यानी जो कुठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र है ना, वह राजसमंद, भीलवाड़ा और शाहपुरा है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट नदी की ओर चलते हैं, जो कि हमारी है खारी नदी। तो हमको खारी नदी के बारे में भी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि खारी नदी क्या है, कहाँ इसका उद्गम है, कहाँ से ये निकलती है और इसके संदर्भ में क्या कुछ खास है। तो इन सभी डिटेलों का हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारी खारी नदी है ना, तो खारी नदी के हम उद्गम स्थल पर चर्चा कर लेते हैं कि इसका उद्गम स्थल कौन सा है। तो जो खारी नदी है ना, तो इसका उद्गम स्थल सबसे पहले कौन सा है, तो इसका उद्गम स्थल है बिजराल की पहाड़ियाँ, जो कहाँ पर है, जो कि हमारी राजसमंद के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहला तो यह बन रहा है, जो खारी नदी है वह उसका उद्गम कहाँ है, बिजराल की पहाड़ियाँ। दूसरा, बिजराल की पहाड़ियाँ किस जिले के अंदर स्थित है, राजसमंद। राजसमंद के अंदर इनमें से कौन सी पहाड़ी है, तो उसमें आ जाएगा बिजराल की पहाड़ियाँ। खारी नदी किस जिले से निकलती है, राजसमंद। बिजराल की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, खारी नदी। खारी नदी बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है, जो कहाँ पर स्थित है, जो राजसमंद के अंदर स्थित है। तो एग्जामिनर इस प्रकार से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है, तो हमको इस तरह से सभी क्वेश्चन तैयार करने होंगे। चाहे एग्जामिनर किस भी तरह से तरीके से हमको क्वेश्चन पूछ ले, हमको वो सभी के सभी क्वेश्चन आने चाहिए। तो जो हमारी खारी नदी है, तो खारी नदी का उद्गम कौन सा हो गया, तो खारी नदी का उद्गम हमारा बिजराल की पहाड़ियाँ हो गया, जो कहाँ पर है, जो हमारी राजसमंद के अंदर स्थित है। तो यह हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। यानी खारी नदी भी हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। फिर क्या है, जो खारी नदी है ना, तो खारी नदी का बहाव क्षेत्र कौन सा है, यानी कहाँ कहाँ पर यह बहती है, तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। तो इसका बहाव क्षेत्र के अंदर सबसे पहला तो आ जाता है हमारा राजसमंद। सबसे पहला क्या आ गया, राजसमंद। खारी नदी का सबसे पहला क्या आ गया, सबसे पहला हमारा आ जाता है राजसमंद। उसके बाद भीलवाड़ा, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया भीलवाड़ा, उसके बाद बहाव क्षेत्र के बाद क्या आ गया, उसके बाद आ जाता है भीलवाड़ा।
उसके बाद अगला हमारा क्या आ गया, अगला हमारा आ गया ब्यावर। तो अगला हमारा बहाव क्षेत्र का क्या आ गया, अगला हमारा आ जाता है ब्यावर। क्या आ गया, ब्यावर। उसके बाद है हमारा शाहपुरा। उसके बाद बहाव क्षेत्र के अंदर क्या आ गया, शाहपुरा। बहाव क्षेत्र के अंदर अगला क्या आ गया, शाहपुरा। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया केकड़ी। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया केकड़ी। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ जाता है टोंक। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आता है टोंक। यानी जो हमारी खारी नदी है, तो खारी नदी का बहाव क्षेत्र कौन कौन सा है, तो खारी नदी का जो बहाव क्षेत्र है वह राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, शाहपुरा, केकड़ी और टोंक है। तो जो हमारी खारी नदी है, तो खारी नदी का बहाव क्षेत्र कौन कौन से हो गए, जहाँ पर हमारी यह नदी बहती है, तो हमारा हो गया राजसमंद हो गया, हमारा भीलवाड़ा हो गया, हमारा ब्यावर हो गया, हमारा शाहपुरा हो गया, हमारा केकड़ी हो गया और हमारा टोंक हो गया। ये सभी के सभी जो ज़िले हैं ना, ये हमारी खारी नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी इन सभी ज़िलों के अंदर जो खारी नदी है ना वह गुजरती है। और इसका उद्गम कहाँ से हो गया, तो इसका उद्गम बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद में हो जाता है। और जो इसका विल्य है, यानी जो हमारी खारी नदी है, तो खारी नदी का विल्य कहाँ पर होता है, तो खारी नदी का जो विल्य है ना वह बनास में हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो हमारी खारी नदी है ना, तो खारी नदी का विल्य कहाँ पर होता है, तो खारी नदी का विल्य हमारा बनास में होता है। तो यह आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो खारी नदी है, तो खारी नदी का विल्य कहाँ पर होता है, तो खारी नदी का जो विल्य है ना वह हमारा बनास में होता है। तो यह आपको याद रखना होगा कि बनास के अंदर खारी नदी का विल्य होता है। फिर क्या है, फिर है हमारा जो यह नदी है ना हमारी, तो जो हमारी खारी नदी है ना, तो इस नदी के द्वारा राजमहल, टोंक में बनास, डाई, खारी, त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। यानी जो हमारी खारी नदी है ना, तो खारी नदी के द्वारा राजमहल, टोंक के अंदर बनास, डाई और खारी ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। यानी जो खारी नदी है, तो वे कौन से त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, राजमहल, टोंक के अंदर बनास, डाई और खारी ये तीनों की तीनों यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम है ना उसका निर्माण करती है। और इसके किनारे विजयनगर स्थित है। यानी जो हमारी खारी नदी है ना, तो इसी के किनारे हमारा विजयनगर यानी ब्यावर स्थित है। तो जो हमारी खारी नदी है उसके संदर्भ में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो खारी नदी के अंदर बात करें तो सबसे पहले तो हमारा इसका उद्गम क्षेत्र ही हो गया। तो खारी नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है, तो खारी नदी का जो उद्गम क्षेत्र है ना वह हमारा है बिजराल की पहाड़ियाँ, जो कहाँ पर है, जो कि हमारी राजसमंद के अंदर है। तो सबसे पहले तो यही हो गया कि बिजराल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो बिजराल की पहाड़ियाँ हमारी राजसमंद के अंदर स्थित है। फिर अगर हम इसके बहाव क्षेत्र पर चर्चा करें कि जो हमारी खारी नदी है ना, तो इसका बहाव क्षेत्र कौन कौन सा है, तो इसका बहाव क्षेत्र हमारा हो जाता है, सबसे पहले तो हो गया हमारा राजसमंद, फिर है हमारा भीलवाड़ा, फिर है हमारा ब्यावर, फिर है हमारा शाहपुरा, फिर है हमारा केकड़ी और फिर है हमारा टोंक। ये सभी के सभी हमारी खारी नदी की बहाव क्षेत्र हैं। और इसका विलय किस में होता है, इसका विलय हमारा बनास में हो जाता है। तो हम ये सभी की सभी जो नदियाँ पढ़ रहे हैं ना, ये सभी की सभी हमारी बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं। और इसके साथ इम्पोर्टेंट चीज़ यह भी है कि जो इस नदी के है ना, तो ये नदी एक त्रिवेणी संगम भी बनाती है, जो कि राजमहल, टोंक के अंदर बनाती है। वहाँ पर एक तो डाई, एक खारी और एक बनास, ये तीनों की तीनों नदियाँ त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। और जो इसके किनारे क्या है, इसके किनारे विजयनगर यानी ब्यावर स्थित है। यानी
खारी नदी के किनारे ब्यावर स्थित है। तो खारी नदी की इम्पोर्टेंट आपको पता चली कि इसके अंदर जो क्वेश्चन बने ना, सबसे पहला तो यही हो गया, इसका उद्गम पूछ लिया जाएगा आपसे। फिर इसका भाव क्षेत्र से कुछ पूछा जा सकता है, और एक ही यह पूछा जा सकता है कि त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती है और इस नदी के किनारे कौन सा जिला स्थित है। तो इस प्रकार आपको इसके अंदर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो अब हम अपनी बेड़च नदी पर चर्चा करने वाले हैं कि बेड़च जो नदी है इसका उद्गम स्थल कौन सा है, इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारी बेड़च नदी है ना, अगर हम इसके उद्गम स्थल पर चर्चा करें तो इसका उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं। यानी बेड़च नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो गया, तो बेड़च नदी का जो उद्गम स्थल है ना वह हो जाता है गोगुंदा की पहाड़ी, यानी गोगुंदा की पहाड़ियाँ। यह हमारा बेड़च नदी का उद्गम स्थल है, जो कहाँ पर है, जो कि हमारी उदयपुर के अंदर स्थित है। तो हमारी उदयपुर के अंदर कौन सी नदी स्थित है, तो हमारी उदयपुर के अंदर हमारी बेड़च नदी स्थित है। तो हमको इस प्रकार स्ट्रेटजी करनी है ताकि हमें सब कुछ आसानी से और एक बार में ही सब कुछ याद हो जाए। तो जो हमारी बेड़च नदी है, बेड़च नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो गया, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, जो वर्तमान में कहाँ है, जो हमारी उदयपुर के अंदर स्थित है। फिर क्या है, इस नदी को उद्गम स्थल पर आयड़ के नाम से जाना जाता है। यानी जो हमारी बेड़च नदी है ना, तो इस नदी को जो उद्गम स्थल है ना, उद्गम स्थल पर इसको आयड़ के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, इसको आयड़ के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्या है, उदय सागर झील के पश्चात बेड़च के नाम से जाना जाता है। यानी उदय सागर की झील के पश्चात इसको क्या है, इसको बेड़च के नाम से जाना जाता है। फिर क्या, जो इसका प्रवाह क्षेत्र है ना, इसका प्रवाह क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा है। यानी जो बेड़च नदी है ना, तो बेड़च नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाता है, सबसे पहला तो हो गया उदयपुर, उसके बाद हो जाता है चित्तौड़गढ़, उसके बाद हो जाता है भीलवाड़ा। यानी जो बेड़च नदी है ना, तो बेड़च नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा हो गया, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा हो गया। और जो वांगन नदी है, तो वांगन नदी कौन से होगी, तो वांगन नदी का उद्गम कौन सा है, वांगन नदी का उद्गम है बड़ी सादरी, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और जो इसका संगम है ना, तो यह बेड़च नदी के अंदर मिलती है। फिर जो हमारी अगली नदी है वह कौन सी है हमारी, तो अगली नदी हमारी जो है वह हमारी है गुजरी नदी। तो गुजरी नदी का उद्गम कौन सा हो गया, उद्गम तो हो गया कोटड़ी और संगम बेड़च हो गया। तो अब जो हमने पढ़ा है ना बेड़च नदी, उस पर पूरी डिटेल से चर्चा लेते हैं, यानी क्या कुछ खास है। तो बेड़च नदी जो उद्गम है ना वह हम, तो जो हमारी बेड़च नदी है, तो बेड़च नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो बेड़च नदी का उद्गम स्थल हमारा हो जाता है गोगुंदा की पहाड़ियाँ, जो कहाँ पर स्थित है, जो कि हमारी उदयपुर के अंदर स्थित है। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बेड़च नदी का उद्गम कौन सा हो गया, तो हाँ, जो हमारी बेड़च नदी है ना, उसका उद्गम हो जाता है गोकुंदा की पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ पर स्थित है, जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा यही हो गया कि जो बेड़च की पहाड़ियाँ वह कहाँ स्थित है, तो बेड़च की पहाड़ियाँ हमारी बेड़च है। तो बेड़च कहाँ पर स्थित है, तो बेड़च गोगुंदा की पहाड़ियों के अंदर स्थित है, जो कि वर्तमान के अंदर उदयपुर के अंदर है। तो बेड़च क्या हो गया, तो बेड़च का जो उद्गम है वो कौन सा हो गया, उद्गम हो जाएगा इसका गोगुंदा की पहाड़ियाँ, जो कहाँ है, जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद है जो बेड़च नदी है, तो बेड़च नदी को ने किस नाम से जाना जाता है, तो इस नदी को उद्गम स्थल पर तो आयड़ के नाम से जाना जाता है, और उदय सागर झील के पश्चात इसको बेड़च के नाम से जाना जाता है। यानी जो हमारी नदी है ना बेड़च, तो इसका मूल नाम क्या है, तो जो बेड़च नदी है ना, जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, जहाँ इसका उत्पत्ति स्थल है बेड़च नदी का, वहाँ पर तो इसको आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसको आयड़ नाम से जाना जाता है। तो जो बेड़च नदी है, तो बेड़च नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बेड़च नदी को आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो उदय सागर झील है ना,
तो उदय सागर झील के पश्चात, उदय सागर झील के आगे इसको बेड़च के नाम से जाना जाता है। और उदय सागर झील से पहले इसको आयड़ के नाम से जाना जाता है। फिर जो अगला है, जो गोसुंडा बांध है, तो वो कहाँ पर है? गोसुंडा बांध बेड़च नदी पर है। यानी जो गोसुंडा बांध है ना, गोसुंडा बांध बेड़च नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? जो कि अप्पावास गांव चित्तौड़गढ़ में अंदर निर्मित है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये हो जाता है कि गोसुंडा बांध कहाँ पर निर्मित है? तो गोसुंडा बांध हमारा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। गोसुंडा बांध कहाँ स्थित है? तो गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद क्या है? जो गोडुस्सा बांध है वह कौन सी नदी पर है? वह बेड़च नदी पर स्थित है। और कौन से गांव में? अप्पावास गांव में। और जिला कौन सा? जिला हो गया हमारा चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। फिर यह नदी बिंगोद में बनास नदी में विलय हो जाती है। यानी जो हमारी बेड़च नदी है ना, तो बेड़च नदी जो बिगोद क्षेत्र है ना, तो बिगोंद के अंदर यह बनास नदी में मिल जाती है। यानी वहाँ पर जाकर यह बनास नदी में समा जाती है। तो जो इसका प्रवाह क्षेत्र है ना, यानी जो हमारी बेड़च नदी है, तो बेड़च नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना, वह कौन कौन से है? वह सबसे पहले तो है उदयपुर, फिर है चित्तौड़गढ़ और फिर है भीलवाड़ा। यानी जो बेड़च नदी है ना, तो बेड़च नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना, वह उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया और भीलवाड़ा हो गया। यानी इन तीनों जगह पर बेड़च नदी है ना, वह इन तीनों जगह पर इसका प्रवाह क्षेत्र है। फिर आगे क्या है? आगे है जो हमारी वांगन नदी है। तो वांगन नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो वांगन नदी का उद्गम बड़ी सादगी में है। वांगन नदी का उद्गम कहाँ है? तो वांगन नदी का उद्गम बड़ी सादड़ी के अंदर स्थित है। जो कहाँ पर है? जो कि हमारी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। यानी वांगन नदी है। तो वांगन नदी का उद्गम बड़ी सादड़ी के अंदर है, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और जो इसका संगम है ना, तो इसका संगम बेड़च नदी के अंदर होता है। यानी यह जो वांगन नदी है ना, तो वांगन नदी आकर बेड़च के अंदर मिल जाती है। और जो गुजरी नदी है ना, तो गुजरी नदी का उद्गम कोटड़ी से होता है और इसका संगम बेड़च के अंदर ही होता है। यानी ये एक तो वांगन हो गई, एक हो गई गुजरी। वांगन और गुजरी नदी है ना, ये से दोनों हमारी बेड़च की सहायक नदियां हैं। तो आपको इसका पता होना चाहिए। आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो बेड़च नदी है ना, बेड़च नदी की भी आप सहायक नदी बताओ। तो बेड़च नदी की सहायक नदी हमारी, एक तो है हमारी वांगन नदी और एक है हमारी गुजरी नदी। ये दोनों हमारी बेड़च की सहायक नदियां हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो थोड़ी सी हम एक बार और थोड़ा सा अच्छी तरह से जो हमारी बेड़च नदी है ना, उस पर थोड़ी सी और एक बार झलक डाल लेते हैं। यानी एक बार और इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो बेड़च नदी है, तो बेड़च नदी का उद्गम कहाँ हो गया? तो बेड़च नदी का उद्गम हमारा हो जाता है गोगुंदा की पहाड़ियों के अंदर, जो कि कहाँ पर है? जो कि वर्तमान में उदयपुर में स्थित है। तो बेड़च नदी का क्या हो गया? तो बेड़च नदी हमारी गोगुंदा की पहाड़ियों के अंदर स्थित है, जो कि हमारी उदयपुर के अंदर स्थित है। फिर क्या है? जो बेड़च नदी है ना, तो इस नदी का जो उद्गम स्थल पर आयड़ के नाम से जाना जाता है। यानी जो यह नदी है ना, बेड़च नदी, तो जहाँ पर इसका उद्गम होता है ना, वहाँ पर तो इसको आयड़ के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है? आयड़ के नाम से जाना जाता है। फिर क्या है? फिर है जो उदय सागर झील है ना, तो उदय सागर झील के पश्चात इसको बेड़च के नाम से जाना जाता है। फिर जो अगला हमारा है, वह हमारा है गोसुंडा बांध।
तो गोसुंडा बांध क्या हो गया, गोसुंडा बांध हो जाता है यह बेड़च नदी पर स्थित है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही हो गया कि गोसुंडा बांध कहाँ पर है, तो गोसुंडा बांध बेड़च नदी पर स्थित है और जो कि अप्पावास गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर निर्मित है। फिर क्या है, यह नदी बिगोद में बनास नदी में विलय हो जाती है, यानी जो बिगोद क्षेत्र है ना, तो बिगोद क्षेत्र के अंदर यह जो हमारी बेड़च नदी है ना, यह बनास नदी के अंदर विलय हो जाती है, यानी उसके अंदर जाकर यह वहाँ पर मिल जाती है। तो अगर हम बेड़च नदी के पूर्वा क्षेत्र पर बात करें तो इसका पूर्वा क्षेत्र कौन सा है, तो इसका जो पूर्वा क्षेत्र है ना वह है उदयपुर हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद हो जाता है चित्तौड़गढ़, उसके बाद हो जाता है भीलवाड़ा। तो इसका पूर्वा क्षेत्र कौन कौन सा हो गया, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा इसका पूर्वा क्षेत्र हो जाता है। और जो वांगन नदी है ना, तो वांगन नदी का उद्गम कौन सा है, वांगम नदी का उद्गम हो जाता है बड़ी सादड़ी, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, जो कि हमारी बेड़च नदी के अंदर आकर मिलती है, यानी आप इसका संगम होता है, या बेड़च की यह सहायक नदी है। और जो गुजरी नदी है, तो गुजरी नदी का ये उद्गम कोटड़ी है और जिसका संगम बेड़च के अंदर मिलता है, यानी इसकी है फिर सहायक नदी बन जाती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हम हमारी नेक्स्ट नदी यानी हम गंभीरी नदी पर चर्चा करने वाले हैं। तो हमको गंभीरी नदी के बारे में पूरा नॉलेज लेना होगा, क्योंकि गंभीरी नदी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भी हमको कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जो हमारा नदी वाला टॉपिक है ना, तो नदी वाले टॉपिक के अंदर हर एग्ज़ाम के अंदर हमको 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से देखने को मिल जाते हैं। आपको पता है 2 से 3 क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ज़्यादा होते हैं। परीक्षा में तो 0.25 नंबर का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप इसी गलती मत करना, आप हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करना। जिस प्रकार मैं करवा रहा हूँ ना, तो मैं यह दावा कर सकता हूँ आपका राजस्थान का जीके, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और कुछ ही दिनों में आपकी रीजनिंग की क्लास भी शुरू कर दी जाएगी। और जो साइंस है, हमारी साइंस आपको इस प्रकार की करवाई जा रही है ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत न हो। तो सब जो हमारी गंभीरी नदी है, अगर हम गंभीरी नदी की उद्गम पर बात करें तो गंभीरी नदी का उद्गम कहाँ है, तो गंभीरी नदी का जो उद्गम है ना वह जावरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, तो जावरा की पहाड़ी है ना, मध्य प्रदेश के अंदर क्या है इसका उद्गम है। तो गंभीरी नदी का उद्गम कौन सा हो गया, तो गंभीरी नदी का उद्गम हो गया हमारा जावरा की पहाड़ियों में है, यानी इसका उद्गम हो गया जावरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के अंदर। फिर यह राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के चटियावती नामक स्थान पर बेड़च में मिल जाती है। यानी जो गंभीरी नदी है ना, कौन सी नदी, यानी जो गंभीरी नदी है ना, तो गंभीरी नदी यह राजस्थान के अंदर, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के चटियावती नामक स्थान पर बेड़च के अंदर मिल जाती है। तो जो गंभीरी नदी है वह बेड़च के अंदर कहाँ पर मिलती है, तो यह बेड़च के अंदर चित्तौड़गढ़ के चटियावती नामक स्थान पर यह मिलती है। फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है तो वह कहाँ पर स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग हमारा गंभीरी और जो बेड़च नदी है ना उन्हीं के संगम पर स्थित है। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये तो आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट है कि जो गंभीरी नदी है, तो गंभीरी नदी का जो संगम, जो गंभीरी नदी है वह उसके ऊपर कौन सा दुर्ग है, तो गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो ये आपको याद होना चाहिए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को मेसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग नहीं है हमारा, जो मेसा का पठार है ना वहाँ पर स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वह कहाँ पर स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है।
फिर क्या है, जो हमारी गंभीरी नदी है ना, वह राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है? तो राजस्थान के अंदर यह हमारी निम्बाहेड़ा यानी चित्तौड़गढ़ से यह प्रवेश करती है। यानी जो हमारी गंभीरी नदी है ना, यह राजस्थान के अंदर हमारी निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से राजस्थान के अंदर यह एंट्री करती है। और इसका मूल उद्गम स्थान कौन सा है? इसका उद्गम स्थान है MP, मध्य प्रदेश। तो यह आपको याद रखना होगा। और इसकी सहायक नदी है, तो गंभीरी की भी सहायक नदी वही है गुजरी और वांगन, जो कि हमने अभी अभी पढ़ी थी। यानी गुजरी और वांगन किसकी? बेडच। जो नदी सहायक बेडच नदी की है ना, वही इसकी सहायक नदी है। तो गंभीरी नदी पर थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि जो गंभीरी नदी है ना, तो इसका उद्गम तो हमारा जावरा की पहाड़ियों के अंदर है, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? जो वर्तमान के अंदर हमारी MP के अंदर स्थित है। MP की फुल फॉर्म हमारा हो गया मध्य प्रदेश। यानी जो गंभीरी नदी है ना, वह मध्य प्रदेश के अंदर जावरा की पहाड़ियों में स्थित है। तो यह आपको याद रखना होगा। फिर क्या है, यह राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के चटियावती नामक स्थान पर बेडज में मिल जाती है। यानी जो हमारी गंभीरी नदी है ना, तो जो गंभीरी नदी है ना, यह राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ के चटियावती नामक स्थान पर यह बेडज में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? यह बेडज में मिल जाती है। जो अभी हमने पढ़ी है ना बेडज नदी, तो इसके अंदर यह मिल जाती है। यह बेडज के अंदर मिल जाती है गंभीरी नदी। फिर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, तो जो हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग हमारा एक तो हो गया गंभीरी और एक हो गया बेडज, इन दोनों के संगम पर स्थित है। यानी जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो गया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, यह गंभीरी और जो बेडज नदी है ना, उसके संगम पर स्थित है। फिर क्या है, फिर हमारा है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, वह मेसा के पठार पर कहाँ, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग वह कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग हमारा मेसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ है? राजस्थान के मेसा के पठार पर स्थित है। फिर जो हमारी गंभीरी नदी है ना, तो वह राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है? तो गंभीरी नदी राजस्थान के अंदर हमारी निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ है ना, वहाँ से यह राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। तो आपको यह याद रखना होगा कि जो गंभीरी नदी है ना, वह राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है? तो यह राजस्थान के अंदर हमारी निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। और जो गंभीरी नदी है, तो इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। तो जो गंभीरी नदी है ना, अगर हम इसकी सहायक नदी पर बात करें, तो गंभीरी की सहायक नदी हमारी गुजरी और वांगन है। तो गंभीरी की सहायक नदी कौन सी हो गई? गंभीरी की सहायक नदी होगी गुजरी और वांगन। तो इस प्रकार गंभीरी नदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने देखे हैं। तो गंभीरी नदी है, तो गंभीरी नदी किस में जाकर मिलती है? तो गंभीरी नदी है ना हमारी, यह हमारी इसी बेडज के अंदर जाकर मिलती है, जो अभी अभी हमने पढ़ा है। तो बेडज का तो उद्गम ये गोगुंदा की पढ़ी उदयपुर से ही है। और जो गंभीरी है ना, तो गंभीरी का जो उद्गम है ना, वह जावरा की पहाड़ियाँ के अंदर है, जो कि MP के अंदर है। फिर क्या है, जो ये राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ के चटियावती नामक स्थान पर बेडज में मिल जाती है। यानी जो हमारी बेडज नदी यानी है हमारी, तो इसका पूर्वा क्षेत्र कौन कौन सा? इसका पूर्वा क्षेत्र है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, इसका पूर्वा क्षेत्र है। तो यह नदी है ना गंभीरी, यह राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर एक स्थान है चटियावती, तो वहाँ पर इसके अंदर जाकर मिल जाती है, जहाँ पर बेडज का पूर्वा क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ के अंदर। फिर क्या है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वह गंभीरी और बेडज इन दोनों के
संगम पर स्थित है, यानी ये दोनों है ना, इनके जो संगम पर है ना, यहाँ पर हमारा क्या है, हम इस पर यहाँ पर हमारा जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना वह स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पर है, मेसा के पठार पर स्थित है। और राजस्थान के अंदर जो हमारी गंभीरी नदी है ना, यह नींबूहेड़ा चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, जहाँ पर हमारी बेड़च नदी का भी प्रवाह क्षेत्र है। और साथ ही साथ जो बेड़च नदी और जो गंभीरी नदी है ना, उसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इन दोनों की सहायक नदी है ना, वह दोनों की एक तो वांगन और इसके बाद एक गुजरी, ये दोनों इसकी सहायक नदी है। तो आपको इनको भी अच्छी तरह से तैयार करना होगा। तो बेड़च नदी का उद्गम तो हमारा गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर हो गया, और गंभीरी नदी का जो उद्गम हमारा वह हमारा हो जाता है जावरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के अंदर हो गया। फिर हम नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। तो आगे हमारा क्या खास है, तो आगे हम हमारी अगर नेक्स्ट नदी डाई नदी, तो डाई नदी पर अब हम चर्चा करते हैं कि जो हमारी डाई नदी है उसके अंदर क्या कुछ खास है। तो जो डाई नदी है ना, तो सबसे पहले अगर हम इसके उद्गम पर बात करें तो यह जो नसीराबाद की पहाड़ियों अजमेर के अंदर स्थित है। तो जो हमारी डाई नदी है, तो डाई नदी का उद्गम कौन सा हो गया, तो डाई नदी का उद्गम हो जाता है नसीराबाद की पहाड़ियाँ, जो कहाँ है, जो कि हमारी अजमेर के अंदर स्थित है। तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बन रहा है कि जो अजमेर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ अजमेर की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ ऐसे नहीं, सॉरी, अजमेर के अंदर कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो अजमेर के अंदर हमारी नसीराबाद की पहाड़ियाँ है। अगर हम इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो इसका बहाव क्षेत्र कौन सा हो जाता है, तो इसका बहाव क्षेत्र अजमेर हो गया, केकड़ी हो गया और टोंक हो गया। यानी जो हमारी डाई नदी है, तो डाई नदी का बहाव क्षेत्र कौन सा हो गया, तो डाई नदी का बहाव क्षेत्र अजमेर हो गया, केकड़ी हो गया और टोंक हो गया। ये सभी के सभी, ये जो तीनों नदी है ना, ये इसका बहाव क्षेत्र, ये तीनों जिलों के अंदर यह नदी हमारी बहती है। अजमेर, केकड़ी जो कि नया बना है, और टोंक जो कि प्राचीन से, ये प्राचीन काल का है। तो यहाँ से इनका बहाव क्षेत्र है। फिर क्या है, यह नदी राजमहल के पास बनास में विलय हो जाती है। यानी जो डाई नदी है ना, तो यह राजमहल के पास जो हमारी बनास नदी है ना, उसके अंदर मिल जाती है। हम अभी बनास की जो भी सहायक नदी उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये किसके अंदर जाकर मिल जाती है, तो यह हमारी बनास के अंदर जाकर मिल जाती है। फिर क्या है, इस नदी पर क्या है, लसाड़िया बांध निर्मित है, जो कहाँ पर है, जो कि केकड़ी जिले के अंदर है। यानी जो हमारी डाई नदी है ना, सबसे पहले क्या हो गया, जो हमारी डाई नदी हो गई, तो डाई नदी पर जो है ना कौन सा बांध है, तो डाई नदी पर हमारा लसाड़िया बांध निर्मित है। डाई नदी पर कौन सा बांध है, तो डाई नदी पर हमारा लसाड़िया बांध निर्मित है, जो वर्तमान में कहाँ पर है, जो कि वर्तमान के अंदर केकड़ी में निर्मित है। जो वर्तमान में कहाँ है, जो वर्तमान के अंदर हमारा केकड़ी के अंदर निर्मित है। तो ये जो डाई नदी है ना, यह नदी भी हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मेन रीज़न क्या है कि यह हमारी अजमेर के अंदर आने वाली नदी है। तो जो हमारी डाई नदी है, तो इसका उद्गम कौन सा हो गया, तो डाई नदी का उद्गम हमारा हो गया नसीराबाद की पहाड़ियाँ, जो वर्तमान में कहाँ है, तो नसीराबाद की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो नसीराबाद की पहाड़ियाँ अजमेर के अंदर है। अजमेर के अंदर किसकी पहाड़ियाँ हैं, अजमेर के अंदर नसीराबाद की पहाड़ियाँ हैं। फिर अगर हम इसके बहाव क्षेत्र की बात करें, इसका बहाव क्षेत्र कौन सा है, इसका बहाव क्षेत्र हो जाएगा अजमेर हो जाएगा, केकड़ी हो जाएगा और टोंक हो जाएगा। ये यानी डाई नदी का बहाव क्षेत्र क्या हो गया, तो डाई नदी का जो बहाव क्षेत्र है ना, अजमेर हो जाता है, केकड़ी हो जाता है और टोंक हो जाता है। और यह नदी राजमहल के पास बनास में विलय हो जाती है। यानी जो हमारी डाई नदी है ना, यह राजमहल के पास
जो हमारी बनास नदी है ना उसके अंदर यह मिल जाती है, उसके अंदर इसका संगम हो जाता है। और जो इस नदी है ना, यह जो डाई नदी है ना हमारी, तो डाई नदी पर क्या है, लसाड़िया बांध निर्मित है। तो डाई नदी पर कौन सा बांध है, तो डाई नदी पर हमारा लसाड़िया बांध निर्मित है, जो कहाँ पर है, जो कि हमारा केकड़ी के अंदर स्थित है। यानी जो हमारी डाई नदी है ना, तो डाई नदी पर एक बांध स्थित है, वह है लसाड़िया बांध। वह कहाँ पर है, तो वह हमारा केकड़ी के अंदर निर्मित है। तो इस प्रकार हमारी डाई नदी कंप्लीट होती है। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट नदी की ओर चलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट नदी है वह कौन सी नदी है, तो जो हमारी नेक्स्ट नदी है ना वह हमारी है तो अब हम मासी नदी पर चर्चा करने वाले हैं कि जो मासी नदी है वह क्या कुछ है, किस प्रकार है, क्या इसका उद्गम क्षेत्र है, क्या इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो इसके बारे में हम बिना किसी देरी के चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहले जो हमारी मासी नदी है ना, तो इसका उद्गम सिलोरा की पहाड़ियाँ किशनगढ़ अजमेर में होता है। तो सबसे पहला क्या हो गया, सबसे पहला तो हमारा यही हो गया कि जो मासी नदी है ना, तो मानसी नदी का जो उद्गम है ना, तो मानसी नदी का उद्गम कहाँ हो गया, सिलोरा की पहाड़ियाँ किशनगढ़ अजमेर के अंदर इसका उद्गम हो जाता है। तो मानसी की पहाड़ी का जो मानसी नदी उसका उद्गम कहाँ हो गया, तो मानसी नदी का उद्गम है ना, यह जो सिलोरा की पहाड़ियाँ किशनगढ़ है ना, वहाँ पर इसका उद्गम होता है, जो कहाँ पर है, जो वर्तमान के अंदर हमारी अजमेर के अंदर स्थित है। फिर है जो हमारी मानसी नदी है ना, तो यहाँ पर भी एक त्रिवेणी संगम बनता है, तो उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। तो जो मानसी नदी है ना, तो इसका त्रिवेणी संगम के अंदर कौन कौन सी नदी आती है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो आती है हमारी बनास, फिर मानसी और फिर बांडी। ये सभी के सभी इसके त्रिवेणी संगम के अंतर्गत आते हैं। और ये त्रिवेणी संगम है कहाँ पर, ये हमारा जोधपुरिया टोंक के अंदर है। तो ये जोधपुरिया कहाँ है, ये जोधपुरिया टोंक के अंदर है। आप इसको जोधपुर में मत समझ लेना, तो ये जोधपुरिया टोंक के अंदर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मानसी नदी है ना, तो जो मानसी नदी है उसका जो त्रिवेणी संगम है ना, वह जोधपुरिया टोंक और मनास, मानसी और बांडी में है। फिर जो इसका प्रवाह क्षेत्र, तो इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा हो गया, तो इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाता है अजमेर, दुद्धू और टोंक। तो जो मानसी नदी है, तो मानसी नदी का जो क्या है, तो मानसी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वह कौन सा हो गया, जो मानसी नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र अजमेर हो गया, दुद्धू हो गया और टोंक हो गया। तो मानसी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र कौन सा हो गया, तो मानसी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना वह हमारा अजमेर, दुद्धू और टोंक हो गया। तो हमको मानसी नदी पर अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी, यानी जितनी भी हम नदियों को कवर कर रहे हैं ना, तो उन सभी के बारे में हमका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो सब जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर बन रहे हैं ना, वे सभी के सभी हमको याद होने चाहिए। तो इस प्रकार हमारी स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए। तो जो मानसी नदी है, तो मानसी नदी का उद्गम कौन सा हो गया, सिलोरा की पहाड़ियाँ किशनगढ़ के अंदर हो गया, जो कहाँ पर है, जो कि हमारी अजमेर के अंदर स्थित है। तो मानसी नदी का उद्गम कहाँ हो गया, तो मानसी नदी का उद्गम जो सिलोरा की पहाड़ियाँ हैं ना, कहाँ हो गया, सिलोरा की पहाड़ियों के अंदर हो गया, जो कहाँ पर है, जो किशनगढ़ के, सिलोरा की पहाड़ियाँ किशनगढ़ जो कहाँ है, जो कि हमारी अजमेर के अंदर स्थित है। तो जो मानसी नदी है ना, तो मानसी नदी का उद्गम कौन सा हो गया, तो मानसी नदी का उद्गम है ना वह सिलोरा की पहाड़ियाँ किशनगढ़ के अंदर हो गया, जो है कहाँ पर, जो हमारी अजमेर के अंदर स्थित है। तो मानसी नदी का उद्गम कौन सा हो गया, तो मानसी नदी का उद्गम सिलोरा की पहाड़ियाँ किशनगढ़ अजमेर के अंदर हो गया। फिर अगम जो हम मानसी नदी है ना, उसका भी एक त्रिवेणी संगम बनता है, तो उसका भी हमको पता होना चाहिए कि जो इसका त्रिवेणी संगम है वह कहाँ पर बनता है। तो जो इसका त्रिवेणी संगम है ना, यह जोधपुर या टोंक के अंदर बनता है। यानी जो हमारी मानसी नदी है ना, तो जो मानसी नदी का त्रिवेणी संगम कौन सा हो गया, तो मानसी नदी का जो त्रिवेणी संगम है ना वह जोधपुर या टोंक के अंदर हो गया। और कौन कौन सी नदियों का यहाँ त्रिवेणी संगम बनता है, बनास हो जाता है,
मानसी हो गई और बांडी हो गई। इन तीनों नदियों का यहाँ पे क्या बनता है, तो जी ये तीनों नदी है ना हमारी, तो इन तीनों का ही यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्या हो गया, आगे हमारा क्या है कि आगे जो है हमारा जो ये हमारी मानसी नदी है, तो अगर हम इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें, इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, तो इसका भी हमको नॉलेज होना चाहिए। तो मानसी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना, वह हमारा एक तो हो जाता है अजमेर, कौन सा हो गया, अजमेर हो गया, दुद्दू हो गया और टोंक हो गया। तो मानसी नदी है, तो मानसी नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा हो गया, तो मानसी नदी का प्रवाह क्षेत्र अजमेर, दुद्दू और टोंक हो जाता है। तो जो मानसी नदी है, तो मानसी नदी पर हमने अभी जो जानकारी हासिल किया है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी मानसी नदी है, तो मानसी नदी का सबसे पहला तो हमारा यही क्वेश्चन है कि इसका उद्गम स्थल कौन सा है। तो जो मानसी नदी है ना, तो इसका उद्गम हो जाता है हमारा सिल्लोरा की पहाड़ियाँ किशनगढ़। मानसी नदी का उद्गम सिल्लोरा की पहाड़ियाँ किशनगढ़, जो कहाँ पर है, जो हमारी अजमेर के अंदर स्थित है। यानी जो मानसी की पहाड़ियाँ हैं ना, जो कि मानसी की पहाड़ी जो कि सिल्लोरा की पहाड़ियाँ किशनगढ़ के अंदर स्थित है, जो कि हमारी अजमेर के अंदर है। फिर इसका त्रिवेणी संगम कौन सा है, तो इसका त्रिवेणी संगम क्या हो गया, जोधपुर या टोंक, जो कि बनास के अंदर है। उसके बाद है मानसी और बांडी, तो इसके त्रिवेणी संगम में क्या हो गया, जोधपुर या टोंक, बनास, जोधपुर या टोंक, इसका त्रिवेणी संगम है। तो इसका त्रिवेणी संगम कौन सा है, तो इसका त्रिवेणी संगम जो त्रिवेणी संगम है, जो मानसी नदी का त्रिवेणी संगम है कहाँ पर है, तो मानसी नदी का जो त्रिवेणी संगम है ना, वह जोधपुरिया के अंदर है। जोधपुर कहाँ पर, टोंक के अंदर स्थित है। और जो यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम बनता है, तो वह किन किन नदियों के मध्य बनता है, तो वह सबसे पहले तो हमारी हो जाती है बनास, उसके बाद हमारी हो जाती है मानसी, उसके बाद हमारी हो जाती है बांडी। इन तीनों नदियों के तो त्रिवेणी संगम यहाँ पर बनता है। अब उसके बाद अगर हम इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें, तो इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र अजमेर हो गया, दुद्दू हो गया और टोंक हो गया। यानी क्या हो गया, जो मानसी नदी है, तो मानसी नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा हो गया, अजमेर, दुद्दू, टोंक। तो मानसी नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या हो गया, अजमेर हो गया, दुद्दू हो गया और टोंक हो गया। फिर आगे हमारी कौन सी नदी है, तो आगे हमारी आ जाती है मैनाल नदी। कौन सी है, तो मैनाल नदी पर अब हम चर्चा करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो मैनाल नदी है ना, तो सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि इसका उद्गम क्षेत्र कौन सा है। तो मैनाल नदी का उद्गम क्या है, तो मैनाल नदी है ना, उसका उद्गम बिजोलिया पठार है। तो मैनाल नदी का उद्गम क्या है, तो मैनाल नदी का उद्गम वह है बिजोलिया का पठार है, जो कहाँ पर है, जो कि भीलवाड़ा के अंदर है। तो जो मैनाल नदी है, तो मैनाल नदी का उद्गम कौन स्थान कौन सा है, तो मैनाल नदी का जो उद्गम स्थान है वह है बिजोलिया पठार। तो मैनाल नदी का उद्गम क्या हो गया, मैनाल नदी का उद्गम हो जाता है बिजोलिया का पठार, जो कहाँ पर है, जो कि हमारा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो मैनाल नदी का उद्गम कौन सा हो गया, मैनाल नदी का उद्गम हो गया बिजोलिया का पठार, जो कहाँ है, जो कि हमारा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। फिर क्या है, जो यह नदी है ना, यह मैनाल जलप्रपात भीलवाड़ा का निर्माण करती है। यानी जो हमारी मैनाल नदी है ना, तो जो हमारी मैनाल नदी है ना, यह मैनाल जलप्रपात जो कि भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, उसका यह निर्माण करती है। तो आपको यह याद होना चाहिए कि जो मैनाल नदी है ना, तो मैनाल नदी मैनाल जलप्रपात का भीलवाड़ा के अंदर निर्माण करती है। और तो मैनाल नदी है, तो मैनाल नदी का उद्गम क्या है, तो मैनाल नदी का जो उद्गम है ना, वह है बिजोलिया पठार, जो वर्तमान में कहाँ है, जो वर्तमान के अंदर हमारा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो आपको यह अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि जो बिजोलिया का पठार है वह कहाँ है। यह भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो बिजोलिया का पठार हमारा कहाँ हो गया, तो बिजोलिया का पठार हमारा भीलवाड़ा के अंदर हो जाएगा। फिर क्या है, जो हमारी यह नदी है ना, मैनाल नदी, तो इस पर एक मैनाल जलप्रपात बना हुआ है,
जो कहाँ पर स्थित है, जो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है सहोदर या फिर आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है सदोहर, सहोदर या फिर सोहदर नदी। अगला हमारा कौन सा है, अगली जो हमारी नदी है वह कौन सी है, अगली जो हमारी नदी है ना वह है सहोदर या फिर सोहदर नदी। तो इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए, यानी यह नदी क्या कुछ है। अगर हम इस नदी की उद्गम पर बात करें तो यानी यह जो नदी है ना, तो इसका उद्गम क्षेत्र कौन कौन सा है, तो इसका उद्गम हो जाएगा अराई की पहाड़ियाँ, जो कहाँ है, जो कि अजमेर के अंदर स्थित है। सहोदर या फिर सहोदर नदी क्या हो गया, तो अगर हम इसके उद्गम पर बात करें तो यह हमारी कहाँ पर है, तो यह हमारी अराई की पहाड़ियों में है, जो वर्तमान में कहाँ है, जो कि अजमेर के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो अराई की पहाड़ियाँ हैं तो वह कहाँ पर है, तो आप इसका क्या आंसर दोगे कि जो अराई की पहाड़ियाँ हैं ना वह अजमेर के अंदर स्थित है। सबसे फास्ट और सबसे सटीक उत्तर आना चाहिए अजमेर। तो अराई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो अराई की पहाड़ियाँ हमारी अजमेर के अंदर स्थित हैं। फिर क्या है, फिर है हमारा टोरडी सागर बांध। तो जो टोरडी सागर बांध है वह कहाँ है, तो टोरडी सागर बांध हमारा टोंक के अंदर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो टोरडी सागर बांध है वह कहाँ पर है, तो टोरडी सागर बांध हमारा टोंक के अंदर स्थित है, और यह जो है ये इस नदी के किनारे स्थित है। यानी जो हमारा टोरडी सागर बांध है ना वह हमारा सहोदर या फिर सोहदर नदी के किनारे पर स्थित है। तो हमारी सहोदर या फिर जो सहोदर नदी है उसके किनारे पर कौन सा बांध है, उसके किनारे पर टोरडी सागर बांध है, जो कहाँ पर है, जो कि टोंक के अंदर है। और इसका उद्गम क्या है, इसका उद्गम है अराइया की पहाड़ियाँ, जो कहाँ पर है, जो कि हमारी अजमेर के अंदर है। फिर क्या है, यह नदी टोंक में बनास में मिल जाती है। यानी जो हमारी नदी है ना, कौन सी नदी हो जाती है, जो हमारी सहोदर नदी है या फिर जो सहोदर नदी है वह कहाँ पर मिल जाती है, तो यह नदी हमारी बनास में मिल जाती है। तो यह नदी जो है ना हमारी, यह टोंक के अंदर जाकर यह बनास में मिल जाती है, यानी टोंक के अंदर जाकर यह बनास में मिल जाती है। फिर जो इसका प्रवाह क्षेत्र है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ना वह अजमेर या टोंक के अंदर हो जाएगा। जो इसका प्रवाह क्षेत्र है तो इसका प्रवाह क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो इसका प्रवाह क्षेत्र अजमेर या फिर टोंक के अंदर यह नदी बहती है। तो आपको यह याद होना चाहिए कि जो हमारी सहोदर या फिर जो सहोदर नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो उसका जो प्रवाह क्षेत्र है ना वह अजमेर टोंक के अंदर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे जो हमारी नदी है तो वह कौन सी नदी है, आगे जो हमारी नदी है ना वह हमारी बांडी नदी है। तो आगे हमारी कौन सी नदी हो गई, आगे हमारी हो गई बांडी नदी। तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो हमारी बांडी नदी है ना, तो बांडी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो बांडी नदी का जो उद्गम है ना वह हमारा है सामोद व आलमोद की पहाड़ियाँ, जो कि जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। यानी जो हमारी बांडी नदी है वह कहाँ पर स्थित है, तो वह हमारी जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है, जो कि अभी नया जिला बना है, जयपुर से अलग हुआ है यह जिला। तो यह कौन सा है, यह है जयपुर ग्रामीण। यह तो जयपुर हो जाता है और यह जयपुर ग्रामीण है। जयपुर और जोधपुर ऐसे ज़िले हैं जिन पर केवल एक ही राज्यों की सीमा लगती है। तो वे कौन कौन से हैं, वह हमारा एक तो जयपुर हो जाता है और एक जोधपुर हो जाता है। ये दोनों शहर अंदर हो गए और जो के बाहरी क्षेत्र वह इनके गांव हो जाते हैं। तो बांडी नदी का उद्गम क्या हो गया, सामोद व फिर आमलोद पहाड़ियाँ, जो कहाँ पर है, जो कि हमारी जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। फिर क्या है, जयपुर और टोंक में बहती हुई यह मानसी नदी में आकर मिलती है। यानी कि जो बांडी नदी है ना वह जयपुर और टोंक में बहती हुई ये मानसी नदी में आकर मिल जाती है। तो जो हमारी बांडी नदी है तो वह किस में आकर मिल जाती है, तो यह जो हमने अभी पढ़ी थी ना यह मानसी नदी, ये नदी तो इसके अंदर आकर यह मिल जाती है।
फिर क्या है, तो इसका उद्गम कौन सा हो गया, तो इसका उद्गम सामोद व आमलोद की पहाड़ियाँ, जो कहाँ पर है, जो हमारी जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। और जयपुर और टोंक में यह बहती हुई बांडी नदी मानसी नदी में आकर मिल जाती है। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट नदी की ओर चलते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट नदी है वह कौन सी है, वह हमारी है ढूंढ नदी। तो हमको ढूंढ नदी के बारे में भी चर्चा करनी होगी। इसके बारे में भी हमको अच्छी तरह से जानना होगा कि जो हमारी ढूंढ नदी है वह क्या कुछ है, क्या इसका प्रोसेस है, इसका भी हमको पता होना चाहिए। कि जो ढूंढ नदी है ना, तो सबसे पहले अगर हम इसके उद्गम क्षेत्र पर बात करें कि ढूंढ नदी का उद्गम कौन सा है, तो ढूंढ नदी का जो उद्गम स्थल है ना वह है अचरोल, जयपुर ग्रामीण। यानी जो ढूंढ नदी है, तो ढूंढ नदी का उद्गम कौन सा हो गया, तो ढूंढ नदी का उद्गम अचरोल, जयपुर ग्रामीण के अंदर हो गया। यानी जो अब हम नदी पढ़ रहे हैं ना, वह हमारी जो नदी है वो जयपुर ग्रामीण की चल रही है। तो बांडी नदी हमारी कहाँ की नदी है, बांडी नदी हमारी जयपुर ग्रामीण की नदी है। और जो ढूंढ नदी है वह भी हमारी जयपुर ग्रामीण की नदी है। तो इसका उद्गम कहाँ हो जाएगा, इसका उद्गम हो जाएगा अचरोल है, जो कहाँ पर है, जो कि हमारा जयपुर ग्रामीण के अंदर है। तो ढूंढ नदी का उद्गम स्थल क्या हो गया, तो ढूंढ नदी का जो उद्गम स्थल है ना वह हो गया अचरोल, जो कहाँ पर है, जो जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। फिर क्या है, जयपुर दौसा में बहती हुई मोरेल में मिलती है। यानी कि जो ढूंढ नदी है, तो ढूंढ नदी क्या है, यह दौसा के अंदर बहती हुई जो मोरेल है ना, तो मोरेल नदी में जाकर यह मिल जाती है। तो जो ढूंढ नदी है ना, तो ढूंढ नदी क्या हो गया, दौसा में बहती हुई है मोरेल में मिलती है। जो इसका उद्गम कौन सा हो गया, इसका उद्गम अचरोला और जयपुर जो ग्रामीण के अंदर है, अचरोला के अंदर, वहाँ इसका उद्गम स्थल है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्या है, तो आगे जो हमारी नेक्स्ट नदी है ना वह हमारी है मोरेल नदी। यानी अब हम मोरेल नदी पर चर्चा करने वाले हैं कि मोरेल नदी है ना वह क्या कुछ है, किस प्रकार इसका प्रोसेस है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो हमारी मोरेल नदी है ना, अगर हम इसके उद्गम पर बात करें तो यह चैनपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर ग्रामीण के अंदर है। यानी जो मोरेल नदी है ना, अगर हम इसके उद्गम पर बात करें तो यह इस नदी का उद्गम कौन सा हो गया, तो इसका उद्गम जो मोरेल नदी है ना, तो मोरेल नदी का जो उद्गम है ना हमारा वह है चैनपुरा की पहाड़ियाँ, जो वर्तमान में कहाँ है, जो वर्तमान के अंदर हमारी जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि मोरेल की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो जो मोरेल की पहाड़ियाँ है ना वह हमारी जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। मोरेल नदी कहाँ है, मोरेल नदी हमारी जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। कौन सी पहाड़ियों पर, चैनपुरा की पहाड़ियों पर। फिर क्या है, जो मोरेल नदी है ना, तो यह नदी जयपुर ग्रामीण, दौसा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर में बहती है। यानी जो मोरेल नदी है ना, तो मोरेल नदी जयपुर ग्रामीण हो गया, फिर दौसा हो गया, गंगापुर सिटी हो गया और सवाई माधोपुर के अंदर यह नदी बहती है। और सवाई माधोपुर के खंडार नामक स्थान पर यह बनास के अंदर मिल जाती है। यानी जो मोरेल नदी है ना, तो मोरेल नदी का उद्गम क्या है, चैनपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर ग्रामीण, और यह नदी जयपुर ग्रामीण, दौसा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर के अंदर बहती है। यानी जो मोरेल नदी है ना, जयपुर ग्रामीण, दौसा, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर के अंदर यह बहती है तथा यह सवाई माधोपुर के खंडार नामक स्थान पर बनास में मिल जाती है। यानी कहाँ पे मिल जाती है, यह सवाई माधोपुर के खंडार नामक स्थान पर बनास के अंदर मिल जाती है। फिर क्या है, इस नदी पर मोरेल बांध सवाई माधोपुर यानी पीलूखेड़ा में स्थित है। यानी जो हमारी यह मोरेल नदी है ना, तो इस नदी पर क्या है, मोरेल बांध है जो सवाई माधोपुर पीलूखेड़ा के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो मोरेल बांध है तो वह कहाँ पर स्थित है,
जो मोरेल बांध है ना, तो मोरेल बांध सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। कौन से स्थान पर? पीलूखेड़ा नामक स्थान पर। तो यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर कि जो मोरेल बांध है वह कहाँ पर है। जो मोरेल बांध है ना वह हमारा सवाई माधोपुर के अंदर है, जो कि पीलूखेड़ा के अंदर स्थित है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट नदी है वह कौन सी है? तो उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट नदी है ना वह हमारी है गंभीरी नदी। तो हमारी जो नेक्स्ट नदी वह कौन सी हो गई? तो हमारी नेक्स्ट नदी हो गई आज की गंभीरी नदी। तो इसका उद्गम पर्वत सब चर्चा करते हैं। जो गंभीरी नदी है ना, अगर इसके उद्गम स्थल पर बात करें ना तो यह सपोटरा गांव करौली के अंदर इसका उद्गम स्थल है। यानी जो गंभीरी नदी है, तो गंभीरी नदी का उद्गम कौन सा हो गया? सपोटरा गांव के अंदर हो गया, जो कहाँ है? जो हमारा करौली के अंदर स्थित है। फिर क्या है? जो इसका संगम है, यानी जो गंभीरी नदी का जो संगम है वह कौन सी नदी के है? तो यह यमुना नदी के अंदर इसका संगम मिलती है। यानी जो गंभीरी नदी है ना यह यमुना नदी में मिलती है। फिर अगर हम इसके अंदर इसका प्रवाह क्षेत्र का पर चर्चा करें, यानी जो अगर हम इसके प्रवाह क्षेत्र पर चर्चा करें तो यह करौली, गंगापुर सिटी, भरतपुर, धौलपुर और उत्तर प्रदेश के अंदर इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा हो गया? करौली, गंगापुर सिटी, भरतपुर, धौलपुर और उत्तर प्रदेश इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाता है। यानी जो गंभीरी नदी है ना यह यूपी तक बहती है। कहाँ तक बहती है? यूपी तक। तो गंभीरी नदी का उद्गम तो हमारा सपोटरा गांव करौली हो गया। यानी जो गंभीरी नदी है ना, तो गंभीरी नदी कौन से गांव से निकलती है? तो गंभीरी नदी सपोटरा गांव से निकलती है, जो कहाँ पर है? जो कि हमारा करौली के अंदर स्थित है। और इसका जो संगम है वह कौन सी नदी के अंदर होता है? तो इसका संगम यमुना नदी के अंदर होता है, जो कि हमारी यूपी के अंदर स्थित है। तो जो हमारी गंभीरी नदी है, तो गंभीरी नदी का संगम कहाँ पर होता है? यमुना नदी पर। अगर हम इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें कि जो हमारी गंभीरी नदी है ना, तो इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है? करौली, गंगापुर सिटी, भरतपुर, धौलपुर और उत्तर प्रदेश है। फिर अगला है हमारा गंगा बेसिन। तो गंगा बेसिन के अंदर क्या है? इसके अंदर गंगा नदी की सहायक नदी तथा उप सहायक नदियाँ इसके अंदर आती हैं। तो आज जो हम ना वो यहीं पर पढ़ते हैं, यहीं तक पढ़ने वाले हैं। और जो आज हमने पढ़ा है ना उस पर एक बार और नज़र हम ज़रूर डालेंगे, ताकि जो भी हमने पढ़ा है ना वह अच्छी तरह से हमारा तैयार हो जाए। तो जो सबसे पहले आज हमने पढ़ा, तो जो हमारी मांगली नदी है, तो मांगली नदी का उद्गम क्या है? तो मांगली नदी का उद्गम बिजोलिया पठार से होता है तथा यह नदी पाइंसखेड़ा बूंदी में मेज नदी में मिल जाती है। और इस नदी के द्वारा बूंदी जिले में भीमलत जलप्रपात का निर्माण किया जाता है। अगर इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो यह भीलवाड़ा और बूंदी के अंदर इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है जो हमारी बनास नदी है ना, तथा बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो बनास नदी की सहायक नदी कौन सी हो गई? तो बनास नदी का सबसे पहले उपनाम क्या हो गया इसका? वर्णासा, वनक्यासा, विशिष्टि, अविशिष्टि। अगर हम इसके उद्गम पर बात करें तो यह हमारी खमनोर की पहाड़ी रासमंद से निकलती है। यानी जो हमारी बनास नदी है ना ये हमारी खमनोर की पहाड़ी रासमंद से निकलती है। और इसका जो बहाव क्षेत्र है ना वह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, रामेश्वर और सवाई माधोपुर के अंदर है। और राजस्थान के अंदर यह पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई है वह 480 किलोमीटर है। और जो यह हमारी नदी है ना इस पर नवीन परियोजना है। यहाँ पर एक सबसे पहले तो होगी नंदसमंद परियोजना जो कि राजसमंद के अंदर स्थित है, और बिशलपुर परियोजना देवली टोंक के अंदर स्थित है, और जो इसरदा परियोजना है वह सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। नोट क्या है यहाँ पर? जो बिशलपुरा बांध है ना, तो इस बांध का फैलाव टोराइडा सिंह का तहसील केकड़ी तथा देवली तहसील के मध्य है। जो कोठारी नदी है ना इसका उद्गम दिवेर की पहाड़ी राजसमंद के अंदर होता है, और जो इसका बहाव क्षेत्र ना यह राजसमंद, भीलवाड़ा और शाहपुरा के अंदर, और यह नदी नंदराय कोठारी तहसील शाहपुरा में बनास में मिल जाती है। और इस नदी के किनारे बागोर सभ्यता विकसित है, जिसे भीलवाड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और यह नदी मध्य पाषाण के पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। मेजा बांध कोठारी नदी भीलवाड़ा पर बना हुआ है
तथा इसके नज़दीक ग्रीन माउंट पार्क स्थित है। अगर इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो यह राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा के अंदर इसका प्रवाह क्षेत्र है। फिर जो हमारी अगली नदी है वह है हमारी है खारी नदी। अगर हम इसके उद्गम पर बात करें तो यह बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद के स्थित है और इसका जो बहाव क्षेत्र है ना वह हमारा राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक है और जो इसका विलय है ना वह बनास के अंदर हो जाता है। और इस नदी के द्वारा राजमहल टोंक में बनास, डाई खाई, त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है और इसके किनारे हमारा विजयनगर, ब्यावर के अंदर स्थित है। फिर है बेडस। बेडस का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है और इस नदी का उद्गम स्थल को आयड़ नाम से जाना जाता है और उदय सागर झील के पश्चात इसे बेडस के नाम से जाना जाता है। जो गोसुंडा बांध है ना वह बेडस नदी पर अपावास गांव चित्तौड़गढ़ में निर्मित है और यह नदी बिंगोद में बनास नदी में विलय हो जाती है। जो इसका प्रवाह क्षेत्र है ना वह उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा है। और जो वांगन नदी है ना तो वांगन नदी इसका उद्गम बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है और जो इसका संगम है ना वह बेडस नदी के अंदर होता है। फिर जो यह गुजरी नदी है ना तो इसका उद्गम कोटड़ी के अंदर है और इसका संगम इसका बेडस में हो जाता है। फिर है हमारी गंभीरी नदी। तो गंभीरी नदी का जो उद्गम है ना वह जावरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के अंदर है और यह राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के चटियावती नामक स्थान पर बेडस में मिल जाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेडस के संगम पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। राजस्थान में प्रवेश निम्बोहेड़ा चित्तौड़गढ़ से करती है। सहायक नदी इसकी गुजरी वांगन है। जो डाई नदी है ना इसका उद्गम नशीराबाद की पहाड़ियाँ अजमेर के अंदर है और इसका जो भाव क्षेत्र है ना वह अजमेर, केकड़ी, टोंक के अंदर है और यह नदी राजस्थान के पास बनास में विलय हो जाती है और इस नदी पर लसाड़िया बांध यानी केकड़ी निर्मित है। फिर है मानसी नदी। मानसी नदी क्या है, इसका उद्गम सिलोरा की पहाड़ियाँ किशनगढ़ अजमेर के अंदर है और जो त्रिवेणी संगम है ना वह जोधपुर या टोंक के अंदर है। बनास, मानसी और बांडी जो इसका प्रवाह क्षेत्र है ना वह अजमेर, दुदू, टोंक है। और जो मैनाल नदी है ना इसका उद्गम बिजोलिया पठार भीलवाड़ा के अंदर है और यह नदी मैनाल जलप्रपात भीलवाड़ा का निर्माण करती है। सहोदर या सहोदर नदी इसका उद्गम अराई की पहाड़ी अजमेर के अंदर है और टोरडी सागर बांध टोंक इस नदी के किनारे पर स्थित है और यह नदी टोंक में बनास में मिल जाती है। जो इसका प्रवाह क्षेत्र है ना वह अजमेर और टोंक है। और जो अगली हमारी बांडी नदी है ना तो बांडी नदी का उद्गम सागोद एवं आमोद की पहाड़ियाँ हैं जो कि जयपुर ग्रामीण में है और जयपुर और टोंक में बहती हुई है मानसी नदी में आकर मिलती है। जो ढूंढ नदी है ना इसका उद्गम अचरोल जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है और जो है जयपुर के हैं यह जयपुर दौसा में बहती हुई मोरेल में मिलती है। जो मोरेल नदी है ना इसका उद्गम चैनपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर ग्रामीण के अंदर है और यह नदी जयपुर ग्रामीण दौसा गंगापुर सिटी स्वाई माधोपुर में बहती हुई स्वाई माधोपुर खंडार नामक स्थान पर बनास में मिल जाती है। इस नदी पर मोरेल बांध स्वाई माधोपुर पीलूखेड़ा स्थित है। जो गंभीरी नदी है ना तो इसका उद्गम सपोटरा गांव करौली है और जो इसका संगम है ना यह यमुना नदी में होता है। जो इसका प्रवाह क्षेत्र है ना यह करौली, गंगपुरा सिटी, भरतपुर, धौलपुर उत्तर प्रदेश है। और जो गंगा बेसिन है ना तो इस गंगा बेसिन की जो सहायक नदियाँ उप सहायक नदी यहीं पर मिलती है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।